I'm Aishwarya Mehra and I'll be teaching you Class 8 History, Chapter number 10, India After Independence. Now, before going towards India after independence, let's talk about India during independence. First of all, answer this question. When did India got its independence? India को independence कब मिली? Yes, you're correct. It's 15th August 1947. 15th अगस्त 1947 वो एक इवेंटफुल डे था जब हमारी कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. 1 इंडिया एंड 2 पाकिस्तान. बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए और बहुत से लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए. Now those people are called refugees. Refugees are the people जो अपना settled life, property, प्रोफेशन सब छोड़ के अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आके सेटल हो जाते हैं फोर्सफुली विदाउट एनी चॉइस. बहुत से हिंदूज पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आके सेटल हो गए और बहुत से मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान सेटल हो गए. नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई. इट वाज बिकॉज पाकिस्तान वाज अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री एंड इंडिया वाज अ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री. इस वजह से जो उधर रहने वाले हिंदूज थे, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज थे, वो आ गए इंडिया में एज रेफ्यूजीज. नाउ एज सून एज दीज पीपल स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, इंडिया की जो इमीडिएट गवर्नमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फॉर्म हुई थी, उनको लेने थे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स. कुछ स्टेप्स इमीडिएट इफेक्ट से लेने थे और कुछ स्टेप्स लेने थे ऑन अ लॉन्ग टर्म रन. लेट्स टॉक अबाउट देम. Now, let's talk about what were the problems in 1947. Before I talk about the problems, you can see a picture next to me, right? Do you see how people are loaded on that picture? इस ट्रेन में एक ये ट्रेन है और उसमें बहुत सारे लोग अपना सामान, खुद को, फैमिली को लोड करके बैठे हुए हैं. Why? Because there were limited trains which were running between India and Pakistan, and that was their only opportunity to get out of that country and come to the other country. इस वजह से लोगों को जहां जगह मिलती थी उन्होंने वहां पे अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया. Now let's talk about the issues faced by the country. As I said, there were two major concerns which were used for immediate effect. That is your refugees. लोग जो अपनी कंट्री, अपने सेटल्ड लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्रोफेशन, अपना पैसा सब छोड़ के इंडिया आके सेटल होना चाहते थे. बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, उनको ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एज लेट्स टॉक अबाउट बेसिक नीड्स. हमें ये पता है कि एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है. 1 फूड, 2 शेल्टर एंड 3 क्लोथिंग. इसमें से कम 2 चीजें रेफ्यूजीज के पास नहीं थी. फूड एंड योर शेल्टर, ये 2 चीजें हमारे रेफ्यूजीज के पास नहीं थी और इमीडिएट इफेक्ट से गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने थे जो वो इन रेफ्यूजीज को प्रोवाइड कर सके ये बेसिक नीड्स के लिए. फॉर दैट हमारी गवर्नमेंट ने रेफ्यूजी कैंप्स खोले जहां पर ये सारे रेफ्यूजीज रह सकते थे. दे प्रोवाइडेड टेंट्स एज शेल्टर, दे प्रोवाइडेड फूड फॉर देम. नाउ कम्स द सेकेंड इमीडिएट प्रॉब्लम, प्रिंसली स्टेट्स. What are princely states, if you may ask me? Princely states वो states थे जो during independence राजाओं और नवाबों के अंडर कंट्रोल थे. In short, राजाओं का राज, नवाबों का राज था जिन जगहों पे, वो होते थे princely state. Around more than 500 princely states were there at the time of independence in India. अब गवर्नमेंट जो हमारी इंडिपेंडेंस के समय बनी हुई गवर्नमेंट थी, उनका वर्क था इन प्रिंसली स्टेट से ये पूछना कि क्या वो इंडिया में रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं. बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने अपने डिसीजंस उनके स्टेट में रहने वाले रिलीजन्स के बेसिस पे लिया. कुछ पाकिस्तान में जाके जुड़ गए, कुछ इंडिया में ही रह गए.
ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को करना था डिमोलिश। आज आप देखेंगे कि कहीं पर भी एक राजा का राज नहीं है इंडिया में। दिस इज बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स डिमोलिश कर दिए गए थे, मतलब खत्म कर दिए गए थे, और उनके जितने भी स्टेट्स थे जो राजाओं और नवाबों के अंडर थे वो सब गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर मिला लिए। फिर आता है द सेकेंड कंसर्न, दैट वाज लॉन्ग टर्म कंसर्न, जो लंबे समय तक अब ये प्रॉब्लम रहेगी कंट्री में, और वो थी पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी कंट्री को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। पहले राजाओं ने रूल किया, फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, सो वी वर ऑलवेज अंडर द रूल। बट नाउ इंडिया हैड टू बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? वेयर द पीपल select their own government. So the government is for the people and by the people. गवर्नमेंट को लोग ही सिलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करती है। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को पहले बहुत सारी चीजों पे वर्क करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी लानी थी, दूसरे रूल्स बनाने थे, और उन्होंने एक रूल बुक बनाई भी। उस रूल बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which we are going to study further in the chapter. Now comes the second question. What were the problems in one nation state? Country के सारे princely states, princely rules demolish हो गए। अब हमारी कंट्री इंडिया एक बिग नेशन स्टेट बन गई थी, एक बड़ा स्टेट। अब क्या प्रॉब्लम्स होने वाली थी हमारी कंट्री में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय भी और आज भी रही है पॉपुलेशन। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 345 मिलियन पीपल लिविंग इन इंडिया, और जो रेफ्यूजी पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे वो अलग। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम थी कास्ट की। हमारी कंट्री में 4 मेजर कास्ट फॉलो होते थे उस जमाने में। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रियास, 3 वैश्यास एंड 4 शूद्रास। हर कास्ट का अपना एक प्रोफेशन होता था। ब्राह्मण्स वर योर प्रीस्ट, योर टीचर। योर क्षत्रियास जो होते थे वो सोल्जर्स होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे। फिर आते हैं आपके वैश्यास जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स हुआ करते थे, एंड लास्ट में आते हैं आपके शूद्रास जो क्लीनिंग एंड मिनिमल जॉब्स किया करते थे, जो सबसे लो लेवल के, लो ग्रेड के जॉब्स होते थे। अब इन लोगों को एक साथ एक सोसाइटी में विद इक्वालिटी रखना था गवर्नमेंट का मेन एम। द थर्ड प्रॉब्लम वाज रिलीजन। हमारी कंट्री में आज भी आप देखेंगे आपके आसपास, आपके क्लास में, आपकी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, कोई वोरा है। Okay? So there are so many different religion followed in our country today itself. और उस टाइम पर भी यही था। उस टाइम पर भले ही हमारी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, there were a lot of people, there were a lot of Muslims who did not want to leave the country India, और उन्होंने यहीं पर सेटल होने का डिसीजन लिया। अब इन सब लोगों को एक साथ एक इक्वालिटी में रखना, रहना, सिखाना गवर्नमेंट का नया टारगेट था। The next is your language. I come from a different language. You might be from a different language. हो सकता है आप साउथ इंडियन हो सकता है आप पंजाबी हो सकता है आप गुजराती हो सकता है मराठी हो। डिफरेंट लोगों के रीजन्स के, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। अब लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशंस होने लगे थे। पंजाबीज के साथ रहते, गुजरातीज के साथ रहते। इन सबको एक साथ इक्वालिटी में रखना था। नेक्स्ट, ड्रेसेस। अगेन there are a lot of example where it comes to dresses. I'll give you an example from a female prospect. As a female, अगर मैं गुजराती हूं तो मैं सीधे पल्लू की साड़ी पहनूंगी। अगर मैं पंजाबी हूं तो मैं पीछे पल्लू की साड़ी पहनूंगी। अगर मैं बंगाली हूं
तो मैं बैक लूप वाली साड़ी पहनूंगी। अगर मैं मराठी हूं तो मैं नववारी साड़ी पहनूंगी, जो होती है आपकी पैंट टाइप की, धोती पैंट टाइप की जो होती है। करेक्ट ना? डिफरेंट पीपल हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ ड्रेसेस। इनके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे। Government needed to settle these discriminations in a peaceful manner. इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी वो थी खाने के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे। कैन यू बिलीव दैट? यस, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, ये इडली खाता है, ये दाल खाता है, ये इस तरीके का खाना खाता है, ये उस तरीके का खाना खाता है, ये फिश खाता है, ये चिकन खाता है, ये इडली खाता है, ये रोटी खाता है। ऑल दीज वर डिस्क्रिमिनेशंस। यही सारे डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से कंट्री को बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल बनाने पड़े इक्वालिटी का, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग और एनी रिलीजन, एनी कास्ट, ये सब इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डालना पड़ा बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये सारी चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशंस और प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर आता है आपका प्रोफेशन। एज आई टोल्ड यू, कास्ट में 4 कास्ट थी और उनके प्रोफेशंस भी अलग थे। अब उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशंस भी हो रहे थे कि ब्राह्मण शूद्रास के साथ नहीं रहेगा या क्षत्रियास वैश्यास के साथ नहीं रहेगा। तो ये सारे जो कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, इस कास्टिज्म को डिमोलिश करना पड़ा और प्रोफेशन को भी इक्वालिटी देनी पड़ी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट। हमारी कंट्री का, हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एम था, डेवलपमेंट। उन्हें हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाना था और जल्द से जल्द लाना था। बट कैसे लाएं? देयर वर सो मेनी हर्डल्स। हर्डल्स पता है आपको? जो हर्डल रेस होती है, कूद कूद के जाना होता है, रुकावटें, राइट? तो बहुत सारी रुकावटें थी हमारी गवर्नमेंट के सामने, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में काफी देर हो रही थी, या जो प्रोग्रेस हमें चाहिए थी, जिस स्पीड से हमें चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट में कहां कहां इश्यूज आ रहे थे। मेजॉरिटी इन विलेज, बहुत से लोग विलेज में रह रहे थे। जब इंडिया आजाद हुआ सो उस टाइम पे हमारी कंट्री में ज्यादा सिटीज नहीं थी और ज्यादातर लोग विलेज में रहते थे। नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। मॉनसून का और डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक रहेगा? लेट्स सी दैट। नाउ मॉनसून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से प्रोफेशन के लिए होता है? यू गेस्ड इट राइट, इट्स फॉर फार्मिंग। उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो हमारे फार्मर्स होते थे उनको मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। अगर पानी अच्छा बरसा, अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फसल सड़ जाएगी। बट उनकी फसल के उगने से बाकी प्रोफेशंस पे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सी दैट। सो सबसे पहले डिपेंडेंट ऑन मॉनसून थे हमारे फार्मर्स, और उसके अलावा दूसरे मेजर प्रोफेशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फार्मिंग। अब फार्मर के पास अगर अच्छी खेती हुई, अच्छे क्रॉप्स ग्रो हुए, तो वो उन्हें सेल करेगा, उनसे वो पैसे कमाएगा, और फिर वो पैसे से बार्बर के पास जाएगा बाल कटवाने, तो बार्बर को पैसा मिलेगा। वो बार्बर कारपेंटर के पास जाएगा अपनी कुर्सी टेबल बनवाने, तो उसको पैसा मिलेगा। फिर वो कारपेंटर फार्मर के पास जाएगा गेहूं खरीदने। दिस इज द साइकिल, दिस इज द सर्कल जो चलता था, और उसका मेन की पॉइंट था फार्मर। क्यों? क्योंकि दैट वाज द मेजर प्रोफेशन हैपनिंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर फार्मर के पास पैसा नहीं होगा तो वो आगे रोटेशन में नहीं दे सकेगा। That's why every profession was dependent on monsoon. The next is your slums in city. Now you can see next to me there is a picture. There are people living in a very sad condition. Now this is known as your slum area. Slums क्यों हुए?
हमारे विलेज से बहुत से लोग अपनी बेटर लाइफ डेवलपमेंट के लिए, बेटर सेटलमेंट के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सिटी में आए, बट बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी मनी, सो उन्होंने स्लम्स क्रिएट किए। स्लम्स में मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती थी? हेल्थ की, क्योंकि वहां पे सैनिटेशन नहीं था, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं थी, इस वजह से लोग बीमार होते थे। गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रही थी, इस वजह से जो स्लम में रहने वाले लोग थे उनकी वजह से डेवलपमेंट में हैसल्स आ रहे थे। द सेकेंड वाज एजुकेशन। जब काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो स्कूल की फीस नहीं हो पाएगी और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इस वजह से जो एजुकेशन लेवल था वो भी राइज नहीं हो रहा था इन द स्लम एरिया। ये दो मेजर रीजंस की वजह से स्लम जो थे सिटीज में वो बढ़ते जा रहे थे एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डेवलपमेंट। द लास्ट थिंग इज द चैलेंजेस, फार्म प्रोडक्टिविटी। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन सब चीजों के, ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इनको हम ओवरकम कैसे करें। वन वॉज फार्म प्रोडक्टिविटी। हमें अपने फार्म्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। अगर हम फार्म्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हम सेल ज्यादा करेंगे, फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, मनी रोटेशन ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था वो साइकिल। या द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट a lot of different kind of industries, banking industry से लेके transportation industry से लेके manufacturing units, a lot of industries. Why? ताकि लोगों को जॉब मिले। गवर्नमेंट को सिर्फ उन लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं करना था जो इन स्लम्स में रह रहे थे, गवर्नमेंट को उन लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करना था जो दूसरी कंट्री से एज रेफ्यूजीज यहां आकर रह रहे थे। सो गवर्नमेंट के लिए ये दो चीजें थी जिनकी वजह से वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते थे। फिर आता है आपका डिस्कॉर्ड इन यूनिटी एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे स्टेप्स ले लिए, बट फिर भी देयर वर सम इश्यूज, जैसे कि सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट ने बोला एक साथ रहो, गवर्नमेंट ने बोला कोई कास्ट नहीं होगी, कोई रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजन को एक समान मिलेगा, लेकिन लोग क्योंकि अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, हमेशा से अपने अपने थॉट में रहे हैं, इस वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। They were not ready to accept कि हम सब इक्वल हो गए हैं। In a democratic country where everyone has the right to follow their religion, but because of independence and because of partition of two countries on the basis of religion, इस वजह से दूसरे रिलीजन्स की एक्सेप्टेंस इन इंडिया वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल, और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। द सेकेंड वॉज कास्टिज्म। कास्टिज्म में, जिसमें हमने आपको 4 कास्ट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले था ब्राह्मण, फिर आता है आपका क्षत्रियास, फिर आता है आपका वैश्यास, एंड सबसे नीचे जाते हैं आपके शूद्रास। अब एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट ने जब सारे कास्ट को इक्वल डिक्लेयर कर दिया, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ब्राह्मण्स एंड शूद्रास शुड लिव टुगेदर, शुड live in a peace and harmony, that was creating again conflict, because जो हमारे लोगों का जो thought process था वो इस चीज को आसानी से accept नहीं कर पा रहा था। उसके बाद आते हैं आपके इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। इकोनॉमिक मतलब होता है मनी। यस, मनी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं? रिच एंड पुअर, कुछ थे अमीर, कुछ थे गरीब। अब गवर्नमेंट बोले कि दोनों को इक्वल राइट, तो लोगों को ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। फिर आया रूरल एंड अर्बन। रूरल मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग, अर्बन मतलब होता है शहर में रहने वाले लोग। अगेन, गांव के लोगों को शहर वो लोगों का सिस्टम नहीं समझ में आता था, और शहर के लोगों को गांव के लोगों का सिस्टम समझ में नहीं आता था, एंड दैट क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। और उसके बाद आता है प्रॉस्पेरस एंड लेगार्ड्स। प्रॉस्पेरस जिनमें ज्यादा प्रोग्रेस हो गई, और दूसरे जो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, कैन बी ऑफ एनी रीजन, इकोनॉमिक, सोशल, एनी रीजन, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई थी। अब क्या हुआ? अब बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
गवर्नमेंट को बनाना पड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.